आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर संख्या 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सभी सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं ढह जाती है। जैसे कि इस चित्र में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, पहाड़ियाँ हैं, मैदान है, झील है, डेल्टा, नदी, वितरिका, प्रायद्वीप, स्थल संधि, तट, समुद्र और द्वीप है। अब इन सब के विषय में आगे पढ़ेंगे। ये विभिन्न स्थल रूपों का एक चित्र दिखाया गया है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर गिर जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंखवाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब बृहस्पति पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका यानी भ्रंश गैबन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वास्चस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भूआकृतियों के कुछ और उदाहरण पता लगाइए। जैसे यहाँ पर दिखाए गए क्षेत्र में एक बड़ा पर्वत था। उस पर्वत का एक ऊपर का शिखर वाला जो हिस्सा था वो टूट करके नीचे बैठ गया। तो वो जो नीचे टूट कर बैठ गया हिस्सा वो द्रोणिका भ्रंश हो गया और जो उठा हुआ पर्वत था भाग है उसे उत्खंड भ्रंश कहा गया।
इन दोनों के कारण जो पर्वत बना उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहा गया। भ्रंशोत्थ का अर्थ ही होता है टूट करके नया निर्माण हो जाना। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेशम इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां यह खेल खेले जाते हैं? पठार। पठार ऊंची उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार चित्र संख्या 5.1 में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समतल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के कार्य खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित कुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसे गेरोस्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समतल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित करती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे बालू, पत्थर तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं।
नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह क्षेत्र खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोक। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। यही बात सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत भी बताई गई है कि वर्तमान के संसाधनों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना सतत विकास है। यहाँ पे रस्सी से बना अरुणाचल प्रदेश का पुल दिखाया गया है। एक प्रदूषित नदी को दिखाया गया है जो मानव द्वारा प्रदूषित की गई है। यहाँ कुछ स्थल रूप दिखाए गए, उनमें जैसे ये नौका यात्रा दिखाई गई है, नौका दौड़ दिखाई गई है केरल की। ये राजस्थान के ऊँटों को दिखाया गया है रेगिस्तान में। और ये तटीय प्रदेश उड़ीसा तटीय प्रदेश में तटीय प्रदेश के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके विषय में तट को दिखाया गया है। ये मैदानी भाग में बनी हुई नगरीय संरचना को दिखाया गया है, किस प्रकार से मैदानी भाग में बस्तियों का विकास होता है वो सब। यहाँ पे चाय के बागान असम में दिखाया गया है। चाय की खेती सीढ़ीदार तरीके से की जाती है। ये मैदानी भागों में बसावट को दिखाया गया है। रिवर राफ्टिंग, नदी में नाव चलाना। नाव एक खेल होता है रिवर राफ्टिंग का, जिसमें लोग नाव चलाते हैं और जो एक निश्चित समय के भीतर लक्ष्य तक पहुंच जाता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। ये लोग मनोरंजन के लिए भी नाव चलाते हैं। और यहाँ पे भेड़ पालन दिखाया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर ऐसी नम जलवायु जहाँ पे ज़्यादा अधिक तापमान न हो, वर्ष भर एक तरीके समान ताप रहता हो, तो वहाँ पे पशुपालन करना किस प्रकार से आसान होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के बाद यहाँ पे बर्फबारी दिखाई गई है कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार से बर्फ़ जमा हो जाती है, वहाँ ठंडा जलवायु होता है, सड़कों पर बर्फ़ जमा हो जाती है, उन्हें बाद में हटाया जाता है। तो अब हम प्रश्न पे आते हैं कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़ा प्रमुख स्थल रूपों के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान हमारे जो प्रमुख स्थल रूप हैं। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? तो पर्वतों के लिए अब क्या पढ़े हैं आपने? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। और पठार के विषय में, तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है।
किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठार जो होते हैं वो भी कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकते हैं। जैसे तिब्बत का पठार 6000 मीटर तक ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। तो पर्वत पठार में सबसे बड़ा अंतर तो ये हो गया कि पठार एक सपाट भूमि होती है, परंतु पर्वत जो होती है वो शीर्षनुमा आकार लिए हुए ऊंची चौड़े आधार के साथ संरचना होती है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो पर्वत 3 प्रकार के: वलित पर्वत, प्रशोन्त पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत जो होते हैं उनमें जो कि होता है कि उनके जैसे दो जो भाग होते हैं, 2 हिस्से होते हैं एक दूसरे की तरफ दो भाग जो होते हैं वो अभिसरण करते हैं एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे की तरफ आके टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों जब भाग टकराते हैं तो बीच का भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है और उसी उठे हुए भाग से पर्वत का निर्माण होता है, उसे वलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय है, आल्प्स है, इस तरीके का। दूसरा होता है प्रशोन्त पर्वत, जिसमें एक ऊंचा उठा हुआ पर्वत का एक बड़ा भाग टूट करके गिर जाता है, तो उस पर जो उठा हुआ भाग होता है उसे उत्खंड कहते हैं, तथा जो उसके निचला भाग होता है टूट के गिरा हुआ तो गहरा भाग उसे द्रोणी कहते हैं या द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, इसे प्रशोन्त पर्वत कहा जाता है। जैसे राइन घाटी यूरोप की और वासजस पर्वत इसके उदाहरण है। तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत, जो कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक हलचलों के कारण लावा निकलता है, जिसकी निक्षेपों के और उनके जमाव के कारण जिस प्रकार के पर्वत की रचना होती है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस और इस तरीके से इंडोनेशिया का मेयान ज्वालामुखी, तो ऐसे पर्वतों का उदाहरण है। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? पर्वत मनुष्यों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वतों में जल होता है, यानी कि जल के संग्रहकार होते हैं, क्योंकि यहाँ हिमानियाँ होती हैं। पर्वत जो होते हैं वो नदियों के स्रोत होते हैं और जलाशयों के माध्यम से लोगों तक जल पहुँचाया जाता है। पर्वतों के ऊंचाई से गिरती हुई नदियों में पनबिजली संयंत्रों को लगा करके बिजली पैदा की जाती है और इसके अतिरिक्त पर्वतों के आसपास चारों तरफ वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनसे हमें ईंधन, चारा, आश्रय और गोंद रेजिन जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। और इसके साथ पर्यटन की दृष्टि से भी पर्वत जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोग मनोरंजन के लिए अथवा शोध विज्ञान के लिए भी पर्वतों का उपयोग करते हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों ऐसा होता है? नदी द्वारा निर्मित मैदान जो होते हैं वो पहली बात है कि नदियों के द्वारा जो सिल्ट, बालू और पत्थर को लेके आया जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इसकी वजह से उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, जिसमें कृषि उत्पादन अधिक होता है। मैदानी भाग जो होता है वो अधिक सपाट होता है और माध्य तल से बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, जो 200 मीटर तक होता है। तो वहाँ पर कृषि करने की या फिर जीवन यापन की अनुकूल दशाएँ पाई जाती हैं, जिससे परिवहन साधनों का निर्माण करना आसान हो जाता है और इसके कारण ये विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग बन जाते हैं। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। क्यों? पर्वतों में ऊंचाई अधिक होती है। ऊंचाई अधिक होने के कारण तापमान में कमी होती है, इसलिए ताप निम्न पाया जाता है और निम्न तापमान की दशाओं में पेड़ पौधों का उग पाना, जीव जंतुओं का रह पाना कहीं न कहीं से अधिक अनुकूल नहीं रह जाता है। इसके कारण वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। किस रूप में? पर्वत जो होते हैं ऊंचे अधिक होते हैं, पठार जो होते हैं सपाट होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ऊंचाई नहीं, ढाल के रूप में भिन्न होते हैं। ऊंचाई के रूप में भिन्न होते हैं, ढाल के रूप में होते हैं, अभिमुखता के रूप में भिन्न होते हैं। अभिमुखता का अर्थ होता है झुकाव और ढाल का अर्थ होता है कि पर्वत ढाली होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो सकता है कि पर्वत जो होता है वो पठारों से अधिक ऊंचे होते हैं, ऊंचाई कारण भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है?
हिमानी पर्वतों में पाई जाती है, जैसे जल प्राप्त होता है, जैसे नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी, यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है। और इसके अतिरिक्त और जैसे कि और भी चीज़ें हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी भी महाबलेश्वर झील महाबलेश्वर से निकलती नहीं है, मानसरोवर झील से निकलती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन पठार भारत में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पठार है? तो दक्कन पठार भारत में है। ऑस्ट्रेलिया का भी पठार है। और यंगत्से नदी कहाँ बहती है? तो यंगत्से नदी चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। खाली स्थान भरें। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय और आल्प्स वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। किन क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है? पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। जैसे भारत में छोटानागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बड़े भंडार हैं। अफ्रीका के पठार में सोना और हीरों के खनन के लिए बड़े भंडार हैं। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। तो अच्छा, पर्वतों का एक क्रम है, तो कौन सा पर्वतों का एक क्रम है? श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। कौन से क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं? तो मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। आपके राज्य में किस प्रकार के स्थल पाए जाते हैं? तो यदि हम लोग उत्तर प्रदेश के विषय में बात करें, तो यहाँ पर यदि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग की तरफ देखा जाए तो उत्तराखंड से लगे हुए हिस्से में पर्वतीय भाग भी पाया जाता है, थोड़े बहुत है। और उसके बाद गंगा यमुना घाटी के मैदानों में बात करते हैं, मैदानी भाग पाया जाता है। और यदि झांसी, ललितपुर या फिर महोबा या सोनभद्र, मिर्ज़ापुर की बात करें तो यहाँ पर पर्वतीय भूमि भी पाई जाती है। विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को चिह्नित कीजिए। जैसे यहाँ पर है कुछ पर्वतों को, हिमालय को, रॉकीज को, एंडीज को, पठारों में तिब्बत को चिह्नित करना है। इसको हम लोग मानचित्र को दिखा करके लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यहाँ पे दिया, क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। तो यदि 8000 मीटर ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम पूछ रहा है तो आप इसमें सामान्य रूप से एवरेस्ट का नाम ले सकते हैं, K2 गार्डविन ऑस्टिन का नाम ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर के सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। अच्छा, आप यहाँ पर ये पता कीजिएगा कि क्या जो ये हवाई द्वीप है इससे कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा अथवा भूमध्य रेखा, या फिर कोई रेखा नहीं जाती है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।